हेलो एवरीवन, वेलकम टू थ्री स्टेप्स एकेडमी। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना सेकंड लेक्चर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इस लेक्चर के अंदर हमने जो लास्ट वाला जो लेक्चर था वहां पर हमने अल्टरनेटिंग करंट के बारे में क्या डिस्कशन किया था कि अल्टरनेटिंग करंट की कुछ इंफॉर्मेशन थी, कुछ इंट्रोडक्शन था, जैसे कि उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वी इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, फिर उसकी पीक वैल्यू आई नॉट एंड वी नॉट के बारे में डिस्कशन किया था। एवरेज वैल्यू, जो करंट की अलग अलग जगह पे जो एवरेज वैल्यू होती है, जैसे फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू 0 होती है, लेकिन हाफ साइकिल के लिए 0.637 इंटू आई नॉट के बराबर होती है, उनके बारे में हमने डिस्कशन किया था। फिर हमें पता चला कि एवरेज करंट भी अलग अलग टाइम की अलग आ रही है और साथ ही साथ उसमें कंप्लीट साइकिल की तो एवरेज करंट 0 ही आ रही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसका इफेक्ट ही 0 है। तो इसलिए हमने ऐसी करंट को, ऐसी उसकी वैल्यू को मेजर किया था, फाइंड आउट किया था, जो वहां पर हमें इफेक्टिव वैल्यू बता सके, और उस वैल्यू का नाम था आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट या आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज। ये हमने डिस्कशन कर लिया था। फिर हमने एसी सर्किट स्टार्ट कर चुके थे और रेजिस्टिव सर्किट भी हमने कंप्लीट कर चुके थे हमारे लास्ट वाले लेक्चर में। और आज हमारा जो सेकंड लेक्चर है, इसके अंदर हम स्टडी करेंगे, हमारे जो टॉपिक्स होंगे वो ये होंगे, जिनमें से फर्स्ट होगा इंडक्टिव सर्किट, जहां पे हम एसी करंट के साथ, एसी सोर्स के साथ, एसी सप्लाई के साथ इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टर लगाएंगे, सोलेनॉइड उसके कनेक्ट करेंगे। देन उसके बाद उस इंडक्टर के बाद हम कैपेसिटिव सर्किट जो होगा उसको यहां पर सॉल्व करेंगे, कैपेसिटिव सर्किट लगाएंगे, और फिर हम लास्ट में एलसीआर सर्किट का कंप्लीट पूरा कच्चा चिट्ठा यहां पे निकालेंगे कि एलसीआर सर्किट होता कैसे है, कैसे काम करता है, क्या लैगिंग होता है, क्या लीडिंग होता है, ये सब कुछ हम यहां पर डिस्कशन करेंगे। क्योंकि लास्ट वाले लेक्चर में आपने सबसे पहले रेजिस्टेंस स्टडी किया था, और रेजिस्टिव सर्किट होता है ना, वहां पे क्या होता है, दोनों करंट एंड वोल्टेज दोनों एक साथ होते हैं, उनमें फेज में ना लैगिंग होता है किसी में, ना किसी में लीडिंग होता है, दोनों एक साथ चलते हैं। तो वहां पर फेज का आपको थोड़ा मीनिंग हो सकता है समझ में इतना नहीं आया, लेकिन यहां पर बिल्कुल आपके समझ में आएगा। हम यहां पर बिल्कुल स्टडी करेंगे, इसमें आपको पता चलेगा कि फेज का मीनिंग क्या है, फेज का सिग्निफिकेंस क्या है, वो आपको यहां पर पता चलेगा। ठीक है। फिर हम एलसीआर सर्किट जब बात करेंगे तो उसके अंदर भी वही सब कुछ फेज का है, फिर उसकी इंपीडेंस है, वेरिएशन ऑफ इंपीडेंस है, क्वालिटी फैक्टर, पावर इन एलसीआर सर्किट एंड पावर फैक्टर। इतना हमारा आज का एजेंडा रहेगा, और हम इस पूरे कंप्लीट एजेंडा को सोल्व करने की, पूरा कंप्लीट करने की कोशिश यहां पर करेंगे। तो हमारे पास आज शुरू करते हैं अपना लेक्चर बिना किसी टाइम वेस्ट किए, और हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो क्या होगा, इंडक्टिव सर्किट होगा। अब इंडक्टिव सर्किट क्या है वो देखो आप यहां पर। इंडक्टिव सर्किट के बारे में आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं थोड़ा सा, कि इंडक्टिव सर्किट क्या होता है, जब हम किसी भी एसी सप्लाई के साथ, एसी सोर्स के साथ इंडक्टर को लगा देंगे, इंडक्टर को कनेक्ट कर देंगे, तो वहां पर आप ये मान सकते हो दैट विल बी इंडक्टिव सर्किट। अब आपको ये पता है इंडक्टर होता क्या है। इंडक्टर होता है सोलेनॉइड जो है वही इंडक्टर है, जिसकी सेल्फ इंडक्टेंस होती है, और सेल्फ इंडक्टेंस की जो यूनिट है वो होती है हेनरी में, और हेनरी एक बड़ी यूनिट है, तो इसकी जनरल जो यूनिट हमारे काम में आएगी वो होती है मिली हेनरी के आसपास होती है। मिली हेनरी हमारे पास जो हम इंडक्टर्स यूज करते हैं लेबोरेटरी में, लैब्स के अंदर या और कोई जगह पर हम जहां यूज करते हैं प्रैक्टिकली, वहां पर लगभग मिली हेनरी के आसपास कोई हमें इंडक्टर मिलता है। अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर मिलता है नैनो फेरेड एंड पिको फेरेड के आसपास मिलता है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस में आपके 12th क्लास तक के लिए तो कुछ ओम से लेकर, जैसे 1 ओम से लेकर 100 ओम, 500 ओम, 1000 ओम्स तक काम हो जाता है। लेकिन उसके ऊपर अगर आप जाओगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जाओगे, तो वहां पर किलो ओम तो एक बहुत कॉमन रेजिस्टेंस होता है, मेगा ओम्स तक भी जाता है रेजिस्टेंस, तो वहां पर अलग चीज है। लेकिन इंडक्टिव सर्किट की जब हम बात करते हैं, इंडक्टर की जो यहां पर यूनिट्स जो लेंगे हम, वो होगी हेनरी। हेनरी, ओके। या इसकी यूनिट हो सकती है मिली हेनरी, इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। ओके। तो हम यहां पर कंसिडर कर रहे हैं, अब हम कंसिडर कर रहे हैं एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल। एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल इज कनेक्टेड विद AC source of voltage V equals to V naught sin omega t।
यहां पर मैं आपको पहले से बता रहा हूं, जब भी हम किसी एसी सर्किट्स का जो हम स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि वी हैव टू फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन आई एंड वी। इन दोनों का बिहेवियर क्या रहता है, वही हमें स्टडी करना है। और कोई हमें इसके साथ कुछ कुश्ती थोड़ी करनी है, कुछ रेसलिंग तो करनी नहीं इसके साथ। हमें क्या है, सिंपल सा काम करना है। इन दोनों का, करंट का एंड वोल्टेज का क्या बिहेवियर रहने वाला है वो हमें चाहिए। तो करंट और वोल्टेज का जो बिहेवियर है वही हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पर आपके पास जो इंडक्टर है, दिस इंडक्टर इज कनेक्टेड विद दिस एसी सोर्स, और एसी सोर्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको ऑलरेडी पता है, विच इज V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ये आपके पास हो गया एक इंडक्टर। और यहां पर आपने इसकी इंडक्टेंस कितनी है, इसकी L इंडक्टेंस है। तो अब आप यहां पर देखोगे कि जब हमने यहां पर एक वोल्टेज EMF लगाया है या वोल्टेज सोर्स लगाया है, तो जो वोल्टेज सोर्स हम यहां पर लगाएंगे उसके ऑपोजिट बैक ईएमएफ इसके अंदर इंड्यूस्ड होगा। और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की, जो इंड्यूस्ड वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी -L di ओवर dt। आपने अप्लाई कितना किया है, ये है, प्रोड्यूस कितना वहां पर, ये बैक ईएमएफ हो गया। तो यहां पर इस पूरे कंप्लीट सर्किट के अंदर आप किरचॉफ्स लॉ लगा दोगे। और किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है, किरचॉफ्स लॉ आपको यह कह रहा है कि समेशन सिग्मा ऑफ टोटल वोल्टेज इज जीरो। इन दोनों का जो टोटल वोल्टेज होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। सिंपल सी बात है, जो आप किरचॉफ्स लॉ यूज करते हो। अब इसके अंदर आपको पता है कि V, ये तो हो गया V यहां पर अप्लाइड, और ये जो V हो गया ये आपके पास -L di ओवर dt इज इक्वल्स टू 0। इस तरीके से आपके पास ये जो ईएमएफ है वो इंड्यूस्ड हो जाएगा। और यहां पर आपने किरचॉफ्स लॉ लगा दिया, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो आपके पास V इज इक्वल्स टू L di ओवर dt। और यहां पर जो आपने V अप्लाई किया था उसकी वैल्यू कितनी है, V नॉट साइन ओमेगा टी L di ओवर dt। एंड आप यहां से देख सकते हो di इज इक्वल्स टू, डी को यहां पे रख लिया, बाकी सब कुछ इधर भेज देंगे, तो आपको लगेगा V नॉट अपॉन L साइन ओमेगा टी dt। ये लो, जो आप अब देख पाओगे कि हमने अगर इसके साथ इस सर्किट के अंदर V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी वोल्टेज सोर्स, एसी वोल्टेज सोर्स हमने अगर यहां पे अप्लाई किया है, तो इसके बाद यहां पर जो बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, तो उसके कारण जो जो टाइम वेरिएशन होगा dt, उस dt टाइम वेरिएशन में करंट की वैल्यू, करंट का वेरिएशन कितना होगा, विच इज di। और इस di की वैल्यू आएगी V नॉट अपॉन L साइन ओमेगा टी इंटू dt। तो यहां पर आप देख पाओगे कि अभी ये वाला जो रिलेशन है V नोट तो यहां पर एग्जिस्ट कर ही रहा है, लेकिन टाइम के साथ अगर देखोगे तो dt और di के अंदर बीच में रिलेशन आ गया आपके पास। तो अब आप यहां पर क्या करोगे, आप यहां पर नेट करंट फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे कि यहां पर टोटल करंट कितनी होगी। तो आप यहां पर टोटल करंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, बाय इंटीग्रेशन, बाय इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन आप आगे लिखोगे तो आप लिख सकते हो इसको, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ V नॉट अपॉन L साइन ओमेगा टी। अब देखो मैं आपको एक चीज बता सकता हूं, हो सकता है आपके पास जो अवेलेबल डेरिवेशन है वो यहां पर V की जगह E नॉट साइन ओमेगा टी हो, तो आपको यहां पर इस चीज के अंदर नहीं जाना है। आप यहां पर E नॉट साइन ओमेगा टी भी ले सकते हो और V नॉट साइन ओमेगा टी भी ले सकते हो, तो इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। और dt यहां पर जिसके रेस्पेक्ट में हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे वो यहां पे आना है। और अब I का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी का जब आप इंटीग्रेशन ओपन करोगे तो ये हो जाएगा आपके सामने I, ये हो जाएगा आपके सामने I इज इक्वल्स टू, इस साइड में V नॉट अपॉन L, ये आपके लिए एक
कांस्टेंट हो गया, क्योंकि डी के साथ में जो वेरिएबल तो वही है, तो इंटीग्रेशन तो केवल इस वाली टर्म का होगा, तो वी नॉट अपॉन एल ये तो यहां पे आ गया। और इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, और एक ओमेगा जो कांस्टेंट में है ये आपको डिवीजन में आ जाएगा। तो ये आपका साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो गया। और आपको ये याद होना चाहिए कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एंड कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस हो जाएगा, ठीक है, और कॉस का इंटीग्रेशन साइन प्लस का हो जाता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो यहां से आप इसको लिख सकते हो माइनस वी नॉट अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। और यहां से अब एक नई टर्म आ गई, क्या है नई टर्म, वो है ओमेगा इंटू एल इज इक्वल्स टू एक्सएल। ओमेगा इंटू एल को हम एक्सएल रिप्रेजेंट करते हैं, और दिस एक्सएल इज ए इंडक्टिव रिएक्टेंस, दिस इज नॉन एज ए इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये आपको ध्यान रखना है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और ये होती क्या है ये बता देता हूं। जैसे आपने देखा है, अभी सुना है, या आपको पता भी है अभी तक तो, कि जैसे आपको कोई रेजिस्टर या कोई कंडक्टर वायर है, उसको आप बैटरी के अक्रॉस लगाते हो या पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस लगाते हो, तो वहां पे कुछ करंट फ्लो होती है, लेकिन वो जो कंडक्टिंग वायर है वो उस करंट के फ्लो में कुछ ऑब्स्टेकल पैदा करता है। द ऑब्स्टेकल प्रोड्यूस्ड इन द फ्लो ऑफ करंट बाय अ कंडक्टर वायर इज नोन एज ए रेजिस्टेंस, ये आपको सब पता है। लेकिन अब वही कंडक्टर के अलावा अगर हमने यहां पर इंडक्टर कनेक्ट किया है, रेजिस्टर के साथ के जगह हमने इंडक्टर कनेक्ट कर दिया, तो ये भी अपने शेप और साइज के कारण, अपने स्ट्रक्चर के कारण, इसमें करंट फ्लो होने वाली जो है, इस करंट के अंदर ये क्या करेगा, एक ऑब्स्टेकल पैदा करेगा। तो इंडक्टर के ऑब्स्टेकल को आप क्या कह दोगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस कह दोगे, सिंपल सी बात है। जैसे कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस होता है, वैसे ही इंडक्टर के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। सेम तरीके से अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें तो वहां पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। तो आप यहां पर इस बात को अच्छे से समझ के चल सकते हो। तो यहां पर आपके लिए मेन जो प्राइमरी जो वर्क आ गया वो क्या आ गया, कि आप ये कह सकते हो यहां पर कि नेट ऑब्स्टेकल प्रोड्यूस इन द फ्लो ऑफ करंट बाय एन इंडक्टर इज नॉन एज ए इंडक्टिव रिएक्टेंस, सिंपल सी बात है। और दिस ऑल्सो वर्क एज ए रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, और इसकी जो यूनिट्स होती है, जो इसका बिहेवियर होता है, साथ में यूनिट्स होती है, कैलकुलेशन होती है, वो सब कुछ रेजिस्टेंस की तरह ही होगी। इसकी भी यूनिट ओम ही होती है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। तो यहां पे आप फिर लिख सकते हो वी आई इक्वल्स टू माइनस वी नॉट अपॉन एक्सएल, आपने इसको एक्सएल लिख दिया, और साथ में कॉस ओमेगा टी तो एज इट इज जो है ही, जिसको रहना है यहां पे। फिर आप लिख सकते हो यहां पर कि वी नॉट अपॉन एक्सएल को आप लिख सकते हो माइनस आई नॉट इक्वल्स टू, इधर आई के इक्वल चल रहे हैं हम, तो आई नॉट कॉस ओमेगा टी। क्योंकि सिंस आपको अब यहां पर ये पता होना चाहिए कि जब ये एक्सएल एक तरीके का रिएक्टेंस, एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, तो यहां पर हम वी नॉट अपॉन एक्सएल इक्वल्स टू क्या ले रहे हैं, आई नॉट, ये हम यहां पर इसका कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। और अब इसमें आप देख सकते हैं माइनस साइन इधर कॉस है, तो हम इसको थोड़ा सा इसको अरेंज करने की कोशिश करते हैं। इसको अरेंज करने पर कॉस को क्या लिख सकते हो आप, कॉस को लिख सकते हो साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। क्या आपको ये प्रॉपर्टी याद है क्या, ये प्रॉपर्टी साइन पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, ये वाली प्रॉपर्टी है ना, ये काम में लिए यहां पे, ये वाली प्रॉपर्टी हमने यहां पर काम में ली है। तो ये सिंपल हो गया, साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, इसको वापस सोल्व करेंगे तो कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। फिर आपको पता है साइन के अंदर बाहर जो थीटा होता है वो अंदर चला जाता है, तो आप इसको लिख सकते हो आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू इक्वल्स टू आई। अब एक बात मैं आपको यहां पर बता देता हूं, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, ये करंट का फॉर्मूला आ गया। क्योंकि यहां पर ये वाली जो प्रॉपर्टी यूज की है ना सेकंड में,
यहां से यहां तक वो ये है कि आप लिख सकते हो साइन माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू साइन माइनस थीटा, ये आप यहां पे लिख सकते हो। ये टेन थीटा के लिए भी चलती है, साइन थीटा के लिए भी चलती है, कॉस के लिए नहीं चलती, ध्यान रखना इस बात का। तो यहां पर हमने साइन के अंदर बाहर का साइन, नेगेटिव साइन क्या कर दिया, अंदर भेज दिया, जिसकी वजह से साइन पाई बाय टू माइनस ओमेगा टी को आप साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू लिख दिया। ठीक है, ये तो अपनी बात हुई इसकी कैलकुलेशंस की और इसके डेरिवेशन की। अब यहां पे आपको दो डायग्राम देखो, डायग्राम नहीं, दो फॉर्मूला देखो आप इनको। ठीक है, इनको आप देखो तो इनकी शक्ल में थोड़ा वो डिफरेंस नजर आ रहा है क्या आपको? इन v के और i के अलावा कोई डिफरेंस नजर आ रहा है क्या? v i v नॉट i नॉट, साइन साइन यहां तक सेम है, लेकिन इसके बाद इसका जो एंगल है वो कितना है, इसके लिए फेज कितना है, ओमेगा टी, और इसके लिए जो फेज वैल्यू है वो कितनी है, ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। इसका मतलब यहां पर अब फेज डिफरेंस है, इसका फेज एंगल ओमेगा टी, लेकिन इसका फेज एंगल ओमेगा टी तो है, उसमें से पाई बाय टू सब्ट्रैक्ट करना आपको। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया दिस करंट आई इज लैगिंग बाय एन एंगल ऑफ एंगल पाई बाय टू। ठीक है, दिस करंट इज लैगिंग बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय टू। तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं, इसके लिए आप लिख सकते हो इन इंडक्टर करंट लैग्स बाय एंगल पाई बाय टू, देन वोल्टेज। ओके, जो करंट है ये लैगिंग कर रही है बाय एंगल पाई बाय टू। अब यहां पर दोनों का फिर से एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, v इज इक्वल्स टू है v नॉट साइन ओमेगा टी, और i इज इक्वल्स टू क्या है, i नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। एक बात और आप देखो यहां पर कि जब तक ये कॉस में रहेगा ना, तो जब ये कॉस में है और इधर साइन है, तब तक हम कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए हमने दोनों को साइन में कन्वर्ट किया है। अगर हम अलग अलग चीजों को कंपेयर करेंगे तो फिर तो बात ही खत्म, फिर नहीं हो सकता। लेकिन जब हमने साइन में कन्वर्ट कर दिया तो आप साइन को और साइन को आप कंपेयर कर सकते हो, तो आपको इजीली पता चल जाता है। यहां पर अनपढ़ को भी पता चल जाएगा। ठीक है, हाँ, मेरे को भी पता चल जाता है, समझ में आया? तो आप यहां पर देखो इसको अच्छे से कि v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये आपके सामने है, ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। तो ये डिफरेंस है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है वो देखो आप, अब आपको समझ में आएगा कि जो रेजिस्टेंस में जो हमने काम किया था, जो हम समझने में थोड़ी परेशानी आ रही थी, वो यहां पे कितना अच्छे से काम होता है आपका। तो देखो यहां पर सबसे पहले हम ग्राफ बनाने के लिए आपके दो एक्सिस बना लेते हैं हम। ठीक है, ये आपके पास एक एक्सिस हो गई। अब देखो यहां पर सबसे पहले हम वोल्टेज के बारे में बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं ग्राफ। तो वोल्टेज क्या, वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहां पर इसका ग्राफ सिंपली इस तरीके से आ जाएगा, है ना। ये जो ग्राफ है आपका v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ आ गया, वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसको आप बना भी सकते हो यहां पे, दिस इज v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी का ये ग्राफ आ गया। यहां पे अगर आप देखोगे तो ये आपका t/4, या t/4 को आप यहां पर π/2 भी बता सकते हो। ये t/2 इसको आप पाई बता सकते हो एंगल की टर्म्स में। ये 3t/4 इसको आप 3π/2 भी बता सकते हो, और यहां पर आप इसको बता सकते हो 2π, और इसको t। ये आप यहां पर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये अब इसका ग्राफ हो गया। ये जो वैल्यू है यहां पर, ये इसकी पीक वैल्यू हो गई क्या, v नॉट, और ये जो वैल्यू है यहां से ये हो गई v नॉट नेगेटिव का। यहां पर आपके पास ये जो ग्राफ है किसका है, अभी तक केवल v का ग्राफ है, लेकिन मुझे यहां पर करंट का भी ग्राफ प्लॉट करना है। और करंट क्या है, करंट π/2 हमेशा पीछे है। इसका मतलब क्या, देखो अगर मैं इसकी एक थोड़ा सा आपको यहां पर एनालिसिस करके बताऊं,
तो आप पहले कुछ नहीं करना, आपको एक एनालिसिस करना है। ओमेगा को लिखोगे 2π/t इंटू टी माइनस π/2। ओके, सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, मैं t इज इक्वल्स टू 0 लिखता हूं, ये 0 लिख दिया। तो 0 लिखने पर 2, ये सब कुछ 0 हो गया, और यहां पे आपके सामने आ गया साइन माइनस π/2 वैल्यू आ गई इंटू आई नॉट। तो ये क्या आ गया, माइनस आई नॉट। यहां से शुरू होगा ग्राफ। ग्राफ कहां से, माइनस आई नॉट से, यहां से जो आपका ग्राफ है वो माइनस आई नॉट यहां से नेगेटिव से शुरू होगा। और पहले ये वाला ग्राफ कहां से, 0 से शुरू है। अब नेगेटिव से कहां जाता है ये देखो, आपने अब ये t इक्वल्स टू 0 का है, तो t इक्वल्स टू t/4 पर देखते हैं हम। तो t/4 अगर यहां प्लेस किया तो ये आपके सामने क्या आ गया, ये 4 से 2 आप कैंसिल आउट करोगे तो 2 बचेगा, t से t कैंसिल आउट, और ये π/2 माइनस π/2, यहां पे आपके सामने बचेगा साइन 0 इंटू आई नॉट इक्वल्स टू आई। तो ये क्या बचेगा अब 0। तो यहां पर आप देखो, अब ये यहां पे 0 पे आया है, और जब मैं यहां पर t इज इक्वल्स टू t/2 रखता हूं तो आपके सामने ही आएगा π/2 इंटू t/2 माइनस, तो अब देखो t से t कैंसिल आउट, 2 से 2, पाई माइनस π/2, तो ये बचेगा π/2, तो साइन π/2 इंटू आई नॉट। तो अब ये कितना आएगा, अब जाकर ये आई नॉट बनेगा, यहां पर ये आई नॉट बनेगा, पॉजिटिव में जाएगा, तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। इस तरीके से कहने का मतलब आप समझ चुके होंगे कि यहां पर जो काम यहां 0 पे हुआ है V0 के लिए, सेम वही काम करंट के लिए π/2 पे हुआ है, बाद में हुआ है ना। फिर यहां पे जो t/4 पे हो चुका है पीक पे, और ये पीक पे कहां जा रहा है, t/2 पे, मतलब पाई पे जा रहा है। ये पहले नीचे नेगेटिव में आ चुका है, लेकिन ये नेगेटिव में भी बाद में आया है। तो इसलिए यहां पे अगर आप देखोगे तो इसके अंदर जो करंट के लिए सारे काम थोड़े लेट हो रहे हैं, तो करंट के लिए कहा गया है ये लैग कर रही है। ओके, तो इसलिए यहां पर करंट को पीछे माना जाता है, करंट को लैगिंग माना जाता है। और ये मैंने आपको कैलकुलेशन बता दी है। अब आपको यहां पर एक चीज देखनी है, क्या देखना है कि ये जो अपन ने यहां पर ये सब कुछ बनाया, तो इसका फेज डायग्राम कैसे बनाना है। तो इसका फेज डायग्राम बनाने के लिए भी मैं यहीं पर एक ग्राफ बना लेता हूं, फेजर जो ग्राफ है वो बना लेते हैं हम यहां पर। या आपने यहां पर ग्राफ बना ली, ये ग्राफ के लिए तैयारी कर लिया आपने। अब देखो आप, मैंने आपको कल भी बताया था फिर से, ये आपकी एक्स एक्सिस यहां पर हमने कंसिडर कर लिया, अगर वाई है तो यहां पे क्या होगा, ये 0 से π/2 यहां तक, π/2 से पाई, पाई से 3π/2, और 3π/2 से ये आगे 2π। तो ये आपके सामने पूरे एंगल अपने आप आ गए। तो हमारे पास हम क्या करेंगे, कोई भी एक रैंडम टाइम इंस्टेंट कंसिडर कर लेते हैं, सपोज t। इस t टाइम इंस्टेंट कंसिडर करने पर हमें यहां पर कोई एक ये पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया, इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो वोल्टेज है वो यहां से जितना एक आप परपेंडिकुलर लाइन लेंगे, वो यहां पर ये वोल्टेज की वैल्यू आ गई इस पॉइंट, इस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर। ये टाइम इंस्टेंट यहां पर t है, और इसके साथ नीचे अगर आप करंट से मैच करोगे इसको, तो ये आपके पास क्या, करंट की वैल्यू आ गई। इसको प्लॉट करने के लिए क्या करना है, सिंपल सा, यहां से यहां पर एक लाइन डाल दो। ये क्या है, ये क्या कंपलसरी कैसी लाइन डालनी, बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ मैं आपको यहां पर बताने के लिए कर रहा हूं। यहां से आपने स्टार्ट किया और यहां से आप यहां तक आपने ये लाइन यहां पर प्लॉट कर दी, ठीक है। फिर
अब यहां पे जब आप करोगे तो यहां पर कोई भी एक आपने यहां पर ये लाइन खींच दी। जब आपने ये लाइन प्लॉट की है तो ये जो एंगल है ना, इस लाइन का जो एंगल है ये कितना है, ओमेगा टी है। बस ये एक बात का ध्यान रखना, ये ऐसे बिल्कुल ऐसे मत खींच देना, वरना आप कहोगे ये तो 90 डिग्री का पूरे को ही आपने ओमेगा टी कंसीडर कर लिया। सर मैंने बिल्कुल भी नहीं करना ऐसा, यहां पे क्या है, ओमेगा टी आ गया है। ओके, तो अब आपके पास ये काम है। देन अब इसके आगे हम बात करते हैं तो क्या आएगा, ये आपके पास ओमेगा टी आ गया, और जब पूरी कंप्लीट यहां से लेके यहां तक की लेंथ है ये क्या आ गई, वी नॉट आ गई। और यहां से इसकी जो हाइट है, ये हाइट है, ये कितनी आ गई आपके पास, ये आ गई v, और दिस v इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब आप देखो, अगर मैं यहां पर v के लिए t इक्वल्स टू 0 रखता हूं, t इक्वल्स टू 0 रखने में साइन 0, मतलब ये एंगल 0 डिग्री आ गया, और ये वैल्यू यहां पे आ जाएगी, ये वैल्यू यहां पे आ जाएगी। मैं अलग से आपको दूसरा डायग्राम, देखो ये ऐसे, ये वैल्यू ऐसे आ जाएगी t इक्वल्स टू 0 पे। जैसे ही t इक्वल्स टू टी बाई 4 रखूंगा, ये आपकी जो v नॉट है ये इधर बनेगा ऐसे, टी बाई 2 रखूंगा ये आपका वी नॉट इधर बनेगा। मतलब ये जो वी नॉट है ना, ये यहां से लेकर ये अपने इसके रोटेशन होता जाएगा टाइम के साथ साथ, जैसे जैसे ये बनता जाएगा ये ऐसे टाइम के साथ साथ रोटेट होते जाएगा इस तरीके से। तो बस आपको ये चीज का ध्यान रखना है। देखो यहां पर अगर इसको आप कंसिडर करते हो तो ये ऐसे रोटेट होता जाएगा, ऐसे रोटेट होता जाएगा, फिर यहां पे आ जाएगा 2 पाई पे, फिर पूरा रोटेट होगा 4 पाई पे, फिर यहां आ जाएगा। और जितना इसकी हाइट रहेगी ये वाली, ये कंप्लीट हाइट क्या करेगी आपको, वी नॉट वी बता देगी, एंड दिस वी इज वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये पहले ऊपर जाएगा, ऐसे वापस आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, ऐसे। और जो करंट है आपके पास, ये वाली करंट क्या करेगी, ये वाली करंट को ड्रॉ करने के लिए आप यहां पर ये नीचे वाले को मैच करते हुए लाइन ड्रॉ कर लो, ये हो गया। अब यहां पे जब आप देखोगे, ये आपने लाइन प्लॉट की है, ठीक है, और ये लाइन ड्रॉ करने पर आपको पता चला। अब ये कैसे ड्रॉ करोगे, ये जो करंट है ना, इससे 90 डिग्री पीछे, तो ये आपका करंट की डायरेक्शन ये आ गई यहां पर, ये, और ये करंट क्या हो गई, आई नॉट, और ये यहां पर नीचे की ये वाली जो वैल्यू है ये कितनी हो गई, आई नॉट पीक करंट है, ये हमेशा ये भी अब इस तरीके से काम करेगी। अब t इक्वल्स टू 0 रखते हो आप, t इक्वल्स टू 0 रखते हो ना, तो आपको देखो ये इस तरीके से काम आ जाएगा। ये देखो, ये आप मेरा फोन है ना, इसको मैंने ऐसे कर लिया, ठीक है। अब यहां पर, हाँ ऐसे, तो ये वाली जो साइड है ना, ये वाली साइड तो क्या वोल्टेज है, ये वाली साइड तो मेरी क्या वोल्टेज है, ये वाली साइड जो हाथ में है, और ये वाली साइड क्या है, करंट है। अब जैसे ही t इक्वल्स टू 0 होगा, उस टाइम पर ये ऐसे बनेगा, ये जो ग्राफ है ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे, ठीक है। वोल्टेज इधर आ गया, करंट नीचे आ गई। जैसे ही अब t इक्वल्स टू टी बाई 4 आएगा, तो ये घूम करके यहां पर घूम करके ये ऐसे आ गया, तो अब ये मेरे वोल्टेज इधर आ गया और करंट इधर रह गई। फिर अब ये क्या आ गया, टी बाई 2 करने पर ये वाली जो है इधर आ गया वोल्टेज, और करंट कहां, करंट यहां रह गई। फिर और करने पर ये इधर आ गया, करंट पीछे रह गई, वोल्टेज आगे चला गया। फिर घुमाने पर वोल्टेज यहां आ गया, करंट इधर ही रह गई। तो यहां पे आपको पता चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग आप इस साइड में और इस साइड में आप देख रहे हो तो करंट में 90 डिग्री पीछे है कि नहीं है, ये इधर है, ये नीचे है, ये आगे है, ये पीछे है, ये विपरीत, ये ओपोजिट चल रहा है, ये अभी ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ गया, ये इधर जाएगा, वापस आ गया, नीचे जा रहा है। तो ये करंट हमेशा पाई बाई 2 डिग्री या पाई बाई 2 रेडियंस पीछे है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड लैगिंग ऑफ करंट, दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट लैगिंग ऑफ करंट। और ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये आपको लैगिंग का और लीडिंग का, लैगिंग का कॉन्सेप्ट है, लीडिंग का और आएगा, ओके। अब हम बात कर, और क्या ये दोनों डायग्राम एक दूसरे के पास पास बनाना जरूरी है क्या, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। फिर मैंने क्यों बनाए, आपको बताने के लिए बनाए कि ये मैग्नीट्यूड ऐसे चेंज होते हैं, ओके, तो आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं
इस इंडक्टिव सर्किट में पावर कितनी होती है, तो आप लिख सकते हो यहां पर पावर इन इंडक्टिव सर्किट। तो देखो इसके लिए क्या है, जो आपके पास इंडक्टर है, आपने कनेक्ट किया हुआ है किसके साथ, वोल्टेज के साथ। वोल्टेज कितना है, ये जो V है ना, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता है। तो पावर इक्वल्स टू होता है V इंटू आई, इंस्टेंटेनियस पावर है ये, विच इज V नॉट साइन ओमेगा टी। और I को आप क्या लिखोगे, I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इसको जब वापस ओपन करोगे तो ये आ जाएगा माइनस V नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। ये माइनस कहां से है बताऊं क्या, साइन को जब वापस ओपन करोगे तो माइनस कॉस ओमेगा टी आएगा, है ना, वहां से आया, जो हमने इसको कन्वर्ट ही तो किया था ना वो। अब देखो यहां पे आपको कुछ नजर आ रहा होगा, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ये अकेला तो कुछ नहीं बनता, लेकिन इसके साथ आप क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से आप डिवाइड कर दो। तो मल्टीप्लाई करने पर अब आपके पास यहां पर क्या आ गया, ये जो है पूरा मिलकर क्या बन गया, बता दो, देखे कमेंट करके बताओ समझ में आया कि नहीं। आप लिखने से पहले आपको अगर समझ में आया तो आप यस लिख सकते हो कमेंट में, ठीक है। तो यहां पर आपके पास आ गया V नॉट आई नॉट बाई टू, ये तो एज इट इज 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी आ गया ये, है ना। तो इसको आप लिख सकते हो साइन 2 ओमेगा टी, ये आ गया यहां पे, ये हो गया इंस्टेंटेनियस पावर। और इस इंस्टेंटेनियस पावर का अगर आप एवरेज पावर के फाइंड आउट करते हो, एवरेज पावर, देखो इस का आप अगर ग्राफ प्लॉट करते हो तो कैसा ग्राफ आता है ये आपको बताऊं। जैसे आपने ये देखा है करंट का ग्राफ कैसे आता था, वोल्टेज का पहले मैं बता देता हूं। हाँ, ये वोल्टेज का ग्राफ है V, ये पाई बाई टू या टी बाई फोर, ये पाई 3 पाई बाई टू और ये 2 पाई, ऐसा है ना V। अब इस पावर का इसका ग्राफ कितना का आएगा, यहां पर ओनली V नॉट साइन ओमेगा टी है, तो ये क्या हुआ इस तरीके से आया। लेकिन यहां पे 2 साइन ओमेगा टी है, मतलब ये इसके डबल फ्रीक्वेंसी से चलेगी कौन, पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर का जो ग्राफ है वो आपका ऐसा आएगा इस तरीके से, फिर वापस ये जब एक सर्कल पूरा करेगा, ये एक साइकिल पूरा करेगा, इतने में इंस्टेंटेनियस पावर कितने साइकिल पूरा कर लेगी, 2 साइकिल पूरा कर लेगी। अगर ये ग्राफ स्क्वायर का आता तो ये पॉजिटिव का आया है, ये भी यहां पर नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव हो जाता, ये भी नेगेटिव ये पॉजिटिव ही रहता, तो ये भी ग्राफ कहां होता, जैसे कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस में हुआ था ना स्क्वायर का ग्राफ, तो हमने ग्राफ प्लॉट नहीं किया था, अगर ग्राफ प्लॉट करते उसका ऐसा ग्राफ बनता। तो ये तो नेगेटिव में जा ही नहीं रहा ना, ये नेगेटिव में जा रहा है। अगर ये नेगेटिव में जा रहा है तो एवरेज पावर इसकी भी कितनी आनी है, आपको एडवांस में पता चल गया 0 आनी है। तो यहां पर देखो P एवरेज, ये एवरेज का साइन है, तो मैं इसको अगर V नॉट आई नॉट अपॉन 2 साइन 2 ओमेगा टी, इस तरीके से आ जाएगा। और यहां पर अगर आप देखोगे तो माइनस V नॉट आई नॉट अपॉन 2, इसका तो एवरेज होना नहीं है, एवरेज किसका होना है, साइन 2 ओमेगा टी का, तो ये इसका 0 आना है, और ये आपके पास कितना आ गया 0। तो आपको मैंने बताया था जब साइन और कोस की पावर सिंगल हो, 1 हो, 3 है या 5 है, तब आपके पास ओड पावर होने पर इसका एवरेज वैल्यू 0 आती है, लेकिन इवन होने पर एवरेज वैल्यू साइन और कॉस की कितनी आती है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आती है, एवरेज वैल्यू हाफ, तो यहां पे 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर नेट कंजम्पशन ऑफ पावर कितनी है, 0 है। नेट कंजम्पशन ऑफ पावर विल बी 0 इन केस ऑफ इंडक्टिव सर्किट, इन केस ऑफ इंडक्टिव सर्किट।
ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहां पर एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो क्या है, अभी हमारे बीच में आया था, ये इस जगह पे जब आप देखोगे तो यहां पर आपको ओमेगा एल इक्वल्स टू एक्सएल एंड दिस इज नॉन एज ए इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये आपके बीच में आया था ना यहां पे, इसके बारे में हम और थोड़ा सा डिस्कशन यहां पे कर लेते हैं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस आखिर होती क्या है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में जब आप देखते हो ना, तो इसके पहले थोड़ा सा आप ओम्स लॉ देखो। ओम्स लॉ क्या कहता है, I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर। तो R इज ए रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय ए कंडक्टर। ये क्या है, रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय कंडक्टर। जो कंडक्टर है उसका इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, जो उसके अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने लैटिस होंगे, उस टाइप से जो भी उसका इंटरनल मटेरियल है ना, उसके कारण वहां पर रेजिस्टेंस देता है वो। ठीक उसी तरीके से अगर हम किसी बैटरी को या किसी सोर्स को अगर हम इंडक्टर या सोलेनोइड या कोयल के साथ कनेक्ट करेंगे, तो वहां के लिए हमारे पास करंट की वैल्यू आएगी V अपॉन ओमेगा इंटू एल। और जो ओमेगा है, ओमेगा और एल है, इसको क्या बोला जाता है, एक्सएल बोला जाता है। एक्सएल फॉर इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको बोला जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ओमेगा एल। ये ध्यान रखना आप। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको डिफाइन करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। डिफाइन करने के लिए आपको यह देखना है कि नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय ए सोलेनॉइड और बाय एन इंडक्टर इन द फ्लो ऑफ करंट इज नॉन एज ए इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये आपको लिख लेना है अच्छे से। और अब यहां पर चीज क्या, देखो पहले हम इसका ग्राफ देखते हैं। अगर हमारे पास ओमेगा, ओमेगा को आप एक और लिख सकते हो 2 पाई न्यू भी लिख सकते हो आप इसको। न्यू क्या है बताओगे आप, पहले कमेंट करके बताओ, उसके बाद मैं बताऊंगा न्यू क्या है। न्यू इज ए फ्रीक्वेंसी। न्यू इज ए फ्रीक्वेंसी जिसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है। एंड फिर ओमेगा क्या है, ओमेगा भी फ्रीक्वेंसी है, लेकिन ये आपके लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो, एंगुलर वेलोसिटी भी बोल देते हैं इसको। लेकिन सिंस यहां पर ऑसिलेशन हो रहा है, तो यहां पे क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो यहां पर आप एक चीज और बता सकते हो, इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है रेडियन पर सेकंड। इसकी यूनिट ओमेगा की हर्ट्ज नहीं है, हर्ट्ज तो इसकी यूनिट है। तो अगर आप एक्सल और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ प्लॉट करते हो, तो ग्राफ कैसा आएगा, तो ये इसका ग्राफ आएगा। यहां पर मैं डायरेक्ट ही बना देता हूं। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपके पास एक्सएल है, और यहां पर ओमेगा है। यहां पे एक्स एक्सिस पे आप ओमेगा भी ले सकते हो, जो कि मैक्सिमम टाइम लेते हैं 95% ऑफ द टाइम। और यहां पर ये आपके पास न्यू भी ले सकते हो, अगर न्यू भी ले सकते हैं। अगर एफ दे दिया जाए, एफ भी फ्रीक्वेंसी होती है, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन ये दोनों अलग अलग होते हैं थोड़ा, ठीक है। तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा, ठीक है ना। इसका ग्राफ इस तरीके से आएगा, एक्सएल एंड ओमेगा का ग्राफ। ये आपको पता होना चाहिए। फिर यहां पर एक चीज और आ जाती है थोड़ा साथ में ही। जब आपको एक्सएल और इसका जब पता चल गया, तो एक चीज और बता दो, क्या, एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल या 2 पाई न्यू एल। दोनों में से कोई भी वैल्यू आप यूज कर लो, हम हमेशा ये वाली यूज करेंगे, ठीक है। तो ये बताओ, इफ ओमेगा इज इक्वल्स टू 0, इसके लिए न्यू इक्वल्स टू भी 0 होता है। और ये किसके लिए होता है 0, ये होता है फॉर डीसी करंट। डीसी करंट के लिए 0 होता है। तब डीसी करंट के लिए जब 0 है, तो एक्सएल इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब जो आपके पास I इज इक्वल्स टू V अपॉन एल है, यहां पर ये एक्सएल है, तो एक्सएल की वैल्यू 0 हो गई, मतलब इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ करंट यहां से फ्लो होना स्टार्ट कर दिया। ये जो आपके पास यहां पर I की जो वैल्यू है, वो क्या हो जाएगी, I इज इक्वल्स टू V अपॉन एक्सएल, विच इज नियरली इंफिनिटी। तो क्या हो जाएगा, ये
शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो आप ये कह सकते हो इंडक्टर के थ्रू डीसी करंट फ्लो हो सकती है। इंडक्टर अलाउ द फ्लो ऑफ डीसी करंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। इंडक्टर अलाउ द फ्लो ऑफ डीसी करंट बहुत इजीली, बहुत, और क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट होता है इसके लिए। देन अब हम बात करते हैं फॉर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट के लिए क्या होगा, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट के लिए ओमेगा इज वेरी हाई, ओमेगा क्या हो गया, वेरी हाई। तो एक्सएल ऑल्सो वेरी हाई। इसका मतलब अगर आप करंट के लिए V अपॉन वेरी हाई जब लिख दोगे, V को आप कोई बहुत बड़ी वैल्यू से आप जब डिवाइड कर देते हो तो ये नियरली इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट को इंडक्टर फ्लो नहीं होने देता है, ये क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। ओके, तो आप ये कह सकते हो इट ब्लॉक्स वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, जो इंडक्टर है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट को होती है ना, उसको क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। और वेरी हाई नहीं, और आपको जो इंडक्टर डीसी करंट जो होते हैं उसको बहुत इजीली अलाउ कर देता है, जस्ट लाइक अ शॉर्ट सर्किट। तो ये आपका इंडक्टर के लिए कंप्लीट डिस्कशन यहां तक हो गया। और आपकी एग्जाम में जब आता है ना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू आ सकती है आपको, बस आपको सोल्व करना आना चाहिए, आप प्रैक्टिस करो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की, इतने में हो जाएगा आपका, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बाद में हमारे पास कैपेसिटिव सर्किट की। तो अभी क्या है, कैपेसिटिव सर्किट। अब कैपेसिटिव सर्किट क्या होता है, सबसे पहले इसका ये बताओ कैपेसिटिव सर्किट होता क्या है, इसके बाकी सारी बातें हम बाद में करेंगे। तो आप ये कह दोगे कैपेसिटिव सर्किट इज ए इलेक्ट्रिकल सर्किट इन विच वी कनेक्ट कैपेसिटर विद एसी सोर्स या एसी सप्लाई। हम एसी सप्लाई या एसी सोर्स को जब इजीली कनेक्ट कर देंगे किसी भी वोल्टेज सोर्स से, एसी वोल्टेज सोर्स से, तो वो कैपेसिटिव सर्किट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। रेजिस्टेंस कनेक्ट करने पर रेजिस्टिव सर्किट, इंडक्टर कनेक्ट करने पर इंडक्टिव सर्किट। तो इसके बारे में हम यहां पर बात कर लेते हैं कैपेसिटिव सर्किट के लिए। तो देखो ये आपके पास कैपेसिटर है और आपने इसको इस एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया है, और दिस एसी सोर्स इज ईएमएफ या वोल्टेज V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। और यहां पे इसकी जो करंट फ्लो होगी वो देखेंगे हम, और यहां पर इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, C है, ठीक है। अब क्या यहां पे करंट का तो वैल्यू हमें पता नहीं है, करंट का तो हमें कोई रिलेशन ही नहीं मालूम, लेकिन हमें कैपेसिटर के लिए चार्ज का फॉर्मूला पता होता है। चार्ज कितना होता है, Q इज इक्वल्स टू C इंटू V, ये आपको पता है। Q इज इक्वल्स टू C इंटू V, जितना इसके अक्रॉस आप पोटेंशियल लगा दोगे उतना ही यहां पर कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको चार्ज मिल जाएगा। Q इक्वल्स टू C इंटू V, सिंपल सा है। ओके, तो अब यहां पर आप क्या कर लोगे, यहां पर आप लिख दोगे इसके लिए कि Q इज इक्वल्स टू C, V की वैल्यू कितनी है, V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा छोटा कर लो, चाहे हमारा फॉर्मूला गलत नहीं होना चाहिए, ये लो साइन ओमेगा टी। अब आपको पता, आपको फाइंड आउट क्या करना है, क्यों थोड़ी फाइंड आउट करना, आपको फाइंड आउट करना करंट। तो आप अगर करंट फाइंड आउट करोगे तो इसके ऊपर जो क्यू चार्ज है कितने टाइम में आया है उस टाइम का आप डिफरेंशिएशन कर दोगे यहां पर क्यू के साथ, तो करंट इन द सर्किट, तो आप बता दोगे I इज इक्वल्स टू डी क्यू ओवर डी टी। जितना चार्ज आया है उस चार्ज का आप डिफरेंशिएशन कर दो, किसके लिए, टी के लिए।
तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी डी ओवर डी टी सी वी नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू आई, और ये आपके सामने आ गया C एज इट इज V नॉट एज इट इज साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा इसके मल्टीप्लाई में। जब आप इसको वापस लिखोगे तो ये आ जाएगा ओमेगा इंटू सी वी नॉट कॉस ओमेगा टी। ये अभी थोड़ा इतना अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, इसको थोड़ा मैं सुधार के लिखना चाहता हूं। तो मैं इसको सुधार के कैसे लिखूंगा, I इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी लिख सकता हूं क्या इसको, ये बताओ आप। कॉस ओमेगा टी तो एज इट इज आ जाएगा, वी नॉट आ जाएगा, लेकिन ओमेगा सी को हमने 1 अपॉन ओमेगा सी लिख दिया। तो अब इसको अगर वापस सोल्व करें तो ओमेगा सी ऊपर जा सकता है, आप कहोगे हाँ बिल्कुल जा सकता है। इसका 1 अपॉन ओमेगा सी लिखने का ये रीजन है कि 1 अपॉन ओमेगा सी इज ए स्पेशल टर्म, नई टर्म आ गई हमारे पास, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स सी से। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, एक्स सी से रिप्रेजेंट कर देंगे। और एक्स सी से रिप्रेजेंट करते ही आपको एक बात तो समझ में आ गई, क्या, दिस इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। दिस इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जैसे आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस थी ना, वैसे ही यह है यहां पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है, नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस और ऑब्स्टेकल प्रोवाइडेड बाय ए कैपेसिटर इन द फ्लो ऑफ अ करंट इज नोन एज ए कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सिंपल सी बात। और इसके लिए आगे क्या होगा, आप ये वैल्यू रखो यहां पे, I इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन एक्स सी इंटू कॉस ओमेगा टी, और इसको आप क्या लिख सकते हो यहां पर, आई नॉट वी नॉट अपॉन एक्स सी, और ये आ जाएगा कॉस ओमेगा टी इक्वल्स टू आई। अभी भी ये कॉस में है, इस कॉस को भी आपको क्या करना पड़ेगा, साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इसको साइन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। आप लिख के देख लो, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा। आपके पास आपको फॉर्मूला तो आइडेंटिटी तो आती होगी इतनी, तो साइन पाई बाई टू प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही तो होता है। तो वही हमने लिखा है, कॉस थीटा को हमने थीटा प्लस पाई बाई टू लिख दिया। हमने पाई बाई टू प्लस थीटा को ऑपोजिट लिख दिया, इतना ही तो फर्क है, और क्या है। तो ये आपके पास एंगल आ गया, किसका, करंट का एंगल भी आ गया। अब आपके पास वोल्टेज कितना है, वोल्टेज ये रहा, वोल्टेज आपके पास ये रहा, वी नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, v इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और यहां पर I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ओमेगा टी के साथ आपके पास क्या आ गया, पाई बाई टू और आ गया यहां पे। और ये जो पाई बाई टू आया है ये अब प्लस में है, पिछली बार वाला क्या था, माइनस में था। मतलब प्लस में होने का मतलब यहां का इस करंट का सारा काम इस वोल्टेज से पहले होगा, ये आपको ध्यान रखना है। करंट का सारा काम वोल्टेज से पहले होने वाला है यहां पर। अब इसको हम आगे देखते हैं क्या है, इसका फिर से ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करते ही सबसे पहले हम आगे जाएंगे, तो हमारे पास इसका ग्राफ का कुछ करना पड़ेगा। देखो v इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ठीक है। और यहां पर इसके पास क्या था, यहां पर हम वेवफॉर्म डायग्राम बना लेंगे, और इसके पास में हम क्या बनाएंगे, फेजर डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले वेवफॉर्म डायग्राम देखते हैं कि देखो यहां पर हम सबसे पहले V का बनाऊंगा मैं, ठीक है। V का जब वेवफॉर्म डायग्राम बनाऊंगा
तो ये आपके पास जितना ज्यादा स्पेस लेते हैं उतना ही बड़ा बन जाता है अपने आप ही। ठीक है, ये थोड़ा इधर से ज्यादा चला गया। अब ये आपका ग्राफ हो गया किसका, वोल्टेज का। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आप ये देख सकते हो, दिस इज V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। और यहां पे आप देखोगे पाई बाई टू टी बाई फोर के वाला पार्ट है, पाई टी बाई टू वाला पार्ट है, 3 पाई बाई टू 3 पाई बाई फोर वाला पार्ट, 3 टी बाई फोर वाला पार्ट, और यहां पर 2 पाई। ये सारी चीजें आ गई यहां पे। ठीक है, अब इस जगह में जब आप देखोगे यहां पर, तो आपको यह पता चलेगा कि यहां पर v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी का तो आ गया। I का अगर हम देखें तो क्या होगा, देखो आई नॉट साइन 2 पाई अपॉन टी इंटू टी प्लस पाई बाई टू। तो मैं यहां पर t इक्वल्स टू 0 रखता हूं सबसे पहले। तो t इक्वल्स टू 0 रखने पर क्या आएगा, आई नॉट साइन 2 पाई बाई टी इंटू 0 प्लस पाई बाई टू। तो ये क्या हो गया, साइन, ये तो इधर तो 0 प्लस पाई बाई टू, तो पाई बाई टू हो गया। ये 0 होना चाहिए था, हमने t इक्वल्स टू 0 लिया, लेकिन पाई बाई टू। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी आई नॉट। 0 पर भी करंट आई नॉट के ऊपर बैठी हुई है, फ्लो हो रही है। और जब हम यहां पे t इज इक्वल्स टू टी बाई फोर रखेंगे तो 2 पाई अपॉन टी, ये वाला ले रहा हूं केवल, इंटू टी बाई फोर प्लस पाई बाई टू। तो देखो ये क्या आ गया, टी से टी कैंसिल, इससे ये कैंसिल, पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू क्या आ गया, पाई, साइन पाई का मतलब 0। तो मतलब अब आई इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहां पर पहले आई नॉट, फिर 0, और फिर जब टी बाई टू लेने पर क्या आएगा, देखो 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई टू प्लस पाई बाई टू। तो यहां पे 2 से 2 कैंसिल, टी से टी कैंसिल, 3 पाई बाई टू। अगर साइन 3 पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। जैसे ही साइन लगा देते हो तो ये माइनस का मतलब माइनस आई यहां पे, यहां पे। तो इसको जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये ऐसे आएगा ग्राफ। फिर ये ग्राफ ऐसे निकलेगा। तो यहां से आप एक चीज देख रहे हो, करंट यहां पर मैक्सिमम तक कहां, पाई बाई टू पे जा रही है, लेकिन ये तो पहले से ही मैक्सिमम पर है। यहां पे 0 पर पाई पे आ रही है, लेकिन ये तो पाई बाई टू पे ही 0 आ गई। मिनिमम पे 3 पाई बाई टू पे जा रही है, लेकिन ये तो पाई पर ही आ गई, है ना। तो इस तरीके से ये जो करंट है यहां पर आपका काम कर रही है। ये आपको देखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अच्छे से काम इसको कर सकते हो। ये हटाओ, ठीक है ना। ये है आपके पास इसका वेवफॉर्म डायग्राम, वेवफॉर्म डायग्राम ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन केस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका फेजर डायग्राम के बारे में, कि इसका फेजर डायग्राम कैसे होगा। अब आपको फेजर डायग्राम का जो कॉन्सेप्ट ना आपको आ चुका है, तो अब ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं आपको। तो देखो ज्यादा दिक्कत कैसे नहीं आएगी, कि सबसे पहले तो हम यहां पर इसका एक्स वाई एक्सिस बना लेते हैं। तो देखो ये हो गया। अब वही कॉन्सेप्ट अपना, कहीं एक किसी एक जगह पर आप इस टी पर यहां पर ही ले लो, इसी को कर लेते हैं कंसिडर। ठीक है, लेकिन यहां पर करने पर तो फिर वही काम हो जाएगा, तो हम यहां पे कंसिडर कर लेते हैं। ये टाइम पीरियड हमने लिया, ये हमने यहां पे टाइम पीरियड लिया, तो इसको जब आप ऊपर ले जाओगे तो ये आपका वोल्टेज और करंट दोनों आ गए। अब इसको यहां पे प्लॉट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके इक्वल में एक पैरेलल लाइन प्लॉट कर लो, यहां से स्टार्ट करके यहां पर। ये मैंने यहां पर प्लॉट कर ली लाइन। ठीक है, और इस लाइन को जब मैं यहां पे देख रहा हूं, तो यहां से कोई भी किसी भी एंगल पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये जो लाइन होगी ना, ये लाइन होगी वी नॉट की, और इसकी ये जो हाइट होगी, ये जो हाइट है इसकी, ये क्या हो जाएगी, वी। जितनी हाइट, जितना वोल्टेज है उतना वी। ये ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, ऐसे जैसा अभी मैंने बताया था आपको।
इस बार क्या करंट है, करंट क्या है, यहां से स्टार्ट होकर इधर आ रही है, ठीक है। तो अब यहां पे आप एक चीज देख सकते हो क्या, यहां पे एक कंफ्यूजन वाली बात थोड़ी यह है कि मैं ये जो करंट की जो वैल्यू है वो मैं यहां पे प्लॉट करूं या यहां पे प्लॉट करूं, ये बताओ मुझे। तो उसके बारे में हम बता देंगे आपको। उसके बारे में आपको ये देखना है कि वोल्टेज का तो ओमेगा टी है, तो ये एंगल कितना है, ओमेगा टी। करंट के लिए कितना, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है। तो आप ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू मतलब ये वाला, ये देखो, ये तो आपको ओमेगा टी हो गया, प्लस मतलब यहां से परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में बनेगा। ये वाला जो एंगल है ना, यहां से लेकर यहां तक वाला एंगल, ये है ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ये वाला जो एंगल है ये है ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ये आपको ध्यान रखना है। करंट को कहां तक प्लॉट करना है, इसको इस जगह तक प्लॉट करना है जब तक आपकी ये वैल्यू आ जाए। दिस इज आई नॉट, और इसकी ये जो हाइट है, ये जो हाइट है ये क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी। आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसका जब आप पेयर देखोगे ना, इसका पेयर कैसे बन रहा है, ये देखो, ये वोल्टेज है, ये, ठीक है, और ये क्या हो गई, ये वाली करंट हो गई, ये करंट है और ये वोल्टेज है। जब जीरो लिखूंगा तो ये इधर आएगा, इस जगह पे, वोल्टेज तो इधर और करंट ऑलरेडी 90 डिग्री पे। जैसे ही टाइम इंक्रीज होगा तो ये ऐसे चलता जाएगा, ऐसे, वोल्टेज इधर करंट इधर, ऐसे T/4 पे वोल्टेज परपेंडिकुलर, करंट इधर 180 पे आ गई। फिर आगे चल के वोल्टेज 180 पे आया, करंट 270 पे चली गई। फिर वोल्टेज 270 पे, इतना में ये 360 पे आ गया। तो इस तरीके से ये काम पूरा करता रहेगा। तो यहां पर ये आपको ध्यान देना है। तो दिस इज हाउ वी कैन से दिस फेज वर्क्स। फेज एंगल जो है ना, करंट और वोल्टेज के बीच का, इस तरीके से वर्क करता है, और इसी तरीके से आपको इसे काम में लेना चाहिए। तो ये आपके पास यहां पर करंट और वोल्टेज का। अब हम बात करते हैं इसके साथ पावर डिसिपेशन की, इसके अंदर कितनी पावर लगती है, कितनी पावर कैपेसिटर कंज्यूम करता है फ्रॉम सोर्स। तो पावर इन कैपेसिटिव सर्किट। तो अब आप देखो, पावर का फॉर्मूला फिर से वही है, P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। V का फॉर्मूला V नॉट साइन ओमेगा टी। I का फॉर्मूला I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ठीक है। तो V नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो इसको फिर से सोल्व लिखोगे आप, V नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। अब यहां तो कुछ बनना नहीं है, ये तो एज इट इज हो जाएगा, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। फिर से जानकार आ गया हमारा। जैसे हमें ऐसा कोई जानकार दिखे, पहचानने वाला मिले, उसको दो तो उसके ऊपर लगाओ, दो उसके नीचे लगाओ, काम हो जाएगा अपना। इतने में अब क्या हो गया, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू टू। तो इसको बोल सकते टू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। और टू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी क्या हो जाता है, वो अपना दोस्त बन जाता है। तो दोस्त बना दो साइन टू ओमेगा टी, और ये हो जाएगा P। P फॉर नॉट पैरट, P फॉर पावर, ठीक है, P फॉर पावर। तो दिस इज पावर, ओके। और यहां पर आप जब देखोगे ये इंस्टेंटेनियस पावर है, जस्ट लाइक कैपेसिटिव सर्किट। कैपेसिटिव सर्किट में आप इंडक्टिव सर्किट में जैसा किया था सेम वैसा होगा। और यहां पर भी आपको ये करना है, V इक्वल्स टू एवरेज पावर, एवरेज पावर P एवरेज इज इक्वल्स टू, एवरेज का ये साइन होता है, तो इसमें आप किसको लगाओगे, V नॉट आई नॉट अपॉन टू
साइन 2 ओमेगा टी, ये आपने एवरेज कर दिया। और यहां पर फिर आपके सामने क्या आ जाएगा, वी नॉट आई नॉट अपॉन 2 का तो एवरेज निकलेगा नहीं, एवरेज निकलेगा किसका, साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज निकलेगा। और साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज कितना होता है, कितना होता है साइन 2 ओमेगा टी का, पावर 1 है, अंदर चाहे भले ही 2 हो, इसका एवरेज होता है 0। इसका मतलब इसकी भी एवरेज पावर कितनी, 0। इसका मतलब कैपेसिटिव सर्किट विल नॉट कंज्यूम एनी पावर इन केस ऑफ यू कनेक्टेड इट टू द सोर्स। अगर आप इसको किसी सोर्स से कनेक्ट करते हो ना, तो ये बिल्कुल भी पावर कंज्यूम नहीं करेगा कैपेसिटिव सर्किट। जैसे इंडक्टिव सर्किट नहीं कर रहा था, वैसे ही कैपेसिटिव सर्किट नहीं करेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि इसका भी जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे, इसका देखो वोल्टेज का ग्राफ ऐसे आएगा, करंट का कोई ग्राफ प्लॉट करना चाहता है तो ऐसे आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पावर का ग्राफ कैसे आएगा, पावर का ग्राफ कैसे आएगा, बता सकते हो क्या कोई, पावर का ग्राफ आएगा इस तरीके से, इस तरीके से। यहां पर ये हो जाएगा, एक यहां पे हो जाएगा, एक यहां पे, अपना थोड़ा आगे पीछे हो गया, बाकी सब ठीक है, ठीक है। इस तरीके से ये एक राउंड पूरा करेंगे, इनमें 2 पूरा कर लेगा पावर वाला ग्राफ, इसलिए 2 ओमेगा टी है। तो यहां पर भी नेट एवरेज कंज्यूम पावर क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि एक बार तो ये पावर कंज्यूम करेगा, फिर अगले 1/4 साइकिल में उतनी पावर वापस रिलीज कर देगा, फिर पावर कंज्यूम करेगा, फिर दे देगा, फिर कंज्यूम करेगा, फिर दे देगा, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग लगा रहेगा, किसके अंदर, कैपेसिटिव सर्किट के अंदर, ठीक है। तो ये आपके पास यहां पर कैपेसिटिव सर्किट की पावर का डिस्कशन हो गया। अब यहां पर हमारे पास फिर से एक टर्म आई थी बीच में, कौन सी टर्म आई थी, देखो ये वाली टर्म पहले भी आई थी, अभी भी आ गई, ये 1/ओमेगा सी इक्वल्स टू एक्स सी, दिस इज नॉन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का क्या डिस्कशन है, देखो यहां पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी विच इज नॉन एज ए कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो गई। और यहां पर आपको पता है कि ये जो ओमेगा है, फिर से 2 पाई न्यू इसको लिख सकते हैं, तो एक्स की वैल्यू यहां पर 2 पाई न्यू इंटू सी। ये दोनों वैल्यू आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब एग्जाम में मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो कुछ भी आ सकता है, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो आपको ऊपर वाले से काम हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव में ये ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए मैं आपको इतना कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं। जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे, किसका, ओमेगा एंड एक्सी का ग्राफ ऑफ ओमेगा एंड एक्सी, दोनों का, एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ओमेगा फ्रीक्वेंसी, ये ओमेगा भी हो सकता है और ये यहां पर न्यू भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी लो आप। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आएगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का यहां पे ये ओमेगा इधर चलेगा, ओमेगा भी हो सकता है, न्यू भी हो सकता है, ठीक है। और यहां पे ये आएगा एक्सी, तो ये ग्राफ ऐसे ऐसे रहेगा। अब एक बात और बता देता हूं, कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपको जो ग्राफ गिवन है ना, जो ग्राफ है गिवन, वो ऐसे भी हो सकता है 1/ओमेगा या 1/न्यू। तो क्या करोगे, तो ये जो 1/ का ग्राफ, तो 1/ के तो डायरेक्टली हो जाएगा, फिर ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट है, ये तो पता होना चाहिए आपको, इतने समझदार बालक हो आप। तो यहां पर अब आगे देखना है कि फॉर डीसी करंट, डीसी करंट क्या होती है, डीसी करंट डायरेक्ट करंट होती है, डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी 0। तो आप यहां पर इसके लिए एक्सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्सी की वैल्यू आ जाएगी 1/ओमेगा सी, मतलब 1/0, मतलब इनफाइनाइट। डीसी करंट के लिए कैपेसिटर इनफाइनाइट अमाउंट का रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवा रहा है। इसका मतलब
I इज इक्वल्स टू V अपॉन इनफाइनाइट मतलब 0। नो करंट पास, कोई भी करंट यहां से पास नहीं होगी, कोई भी करंट यहां से पास नहीं होगी, इस बात का आप ध्यान रख लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एसी। हाई फ्रीक्वेंसी एसी, अब हाई फ्रीक्वेंसी एसी के लिए आप क्या करोगे, न्यू या ओमेगा विल बी वेरी हाई। अब वेरी हाई जब हो गया तो आप लिखोगे एक्स सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वेरी हाई का मतलब 1 अपॉन वेरी हाई मतलब इनफाइनाइट के जैसा अगर हो गया तो 0 हो जाएगा। तो यहां पर ये इसमें क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, ध्यान रख लेना ये रहा। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। और इसको अगर मैं और यहां से काम करूं तो I इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन 0, जो कि अब करंट इनफाइनाइट हो जाएगी, तो शॉर्ट सर्किट ही हो गया ना ऑटोमेटिकली ये। तो यहां पर आप इस तरीके से काम करना कि आपका दोनों काम हो जाए। ये जो दोनों पार्ट ना काफी इंपॉर्टेंट है छोटे क्वेश्चंस के लिए, और बड़े 5 मार्क्स का जब क्वेश्चन आता है एलसीआर सर्किट का या इनका, तो ये भी सब कुछ पूछ लेते हैं लगातार। तो इतना आपको यहां पर पता होना चाहिए किसके बारे में, इस कैपेसिटिव सर्किट एंड इंडक्टिव सर्किट के बारे में। और ये हमने आज यहां पर बहुत ही डिटेल में एक एक चीज लेकर यहां पर डिस्कशन किया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए। और जो इसके बाद एलसीआर सर्किट आएगा वहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट आएगा आपके लिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम एलसीआर सर्किट करेंगे, क्योंकि एलसीआर सर्किट भी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। और नेक्स्ट लेक्चर में इस पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट कर चुके होंगे, क्योंकि फिर एलसीआर सर्किट और पावर फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर, और उसके बाद हम वहां पर केवल हमें ट्रांसफॉर्मर और करना रहेगा। तो 2 टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और वहां पर आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस हो चुका होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, लेक्चर अच्छा लगा है, तो लाइक करें, आप चैनल को, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको और क्या चाहिए, किस तरीके का हम यहां पर और आपके लिए कर सकता हूं मैं। और इसके जो नोट्स है, नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो, डायरेक्ट वो नोट्स होंगे जो आपको बोर्ड के अंदर आप डायरेक्ट एग्जाम में लिख सकते हो। जब आपका कोई क्वेश्चन अगर आता है, कोई फेरबदल करने की वहां पर जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए आप यहां पर जो टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है उस टेलीग्राम चैनल को सर्च करें और उसके साथ आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, आपको नोट्स भी मिलेंगे और भी मेरी बहुत सारी गाइडेंस होती है वहां पे, वो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।